हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। देखने को बहुत छोटा टॉपिक है, बट अगर एग्जाम में 2 या 4 मार्क्स का शायद आपको देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो भाई चांस नहीं लेना। एज इट इज़ आपको बहुत ईजी चैप्टर है, एज इट इज़ आपको मार्क्स पूरे पूरे उसमें मिल जाएंगे, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी या फिर टिपिकल नहीं लगेगा ये क्वेश्चन। तो रेस्ट टू बी सिक्योर्ड कि भाई रिस्क नहीं लेना है हमें, छोटा चैप्टर सोच के इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक है असेसमेंट और एक है हमारे पास ऑडिट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है, ठीक है। असेसमेंट हमारे पास किस टाइप की आती है कि भाई एक तो होती है सेल्फ असेसमेंट, जो कि कवर्ड है सेक्शन नंबर 59 के अंदर। सेक्शन नंबर 59 बात करता है सेल्फ असेसमेंट के बारे में, जिसके अंदर एसएससी अपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना रिटर्न खुद फाइल करेगा, टैक्स खुद सबमिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 60। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 60 बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। प्रोविजनल असेसमेंट, अब ये क्या है कि यार अगर मान लो आपको किसी भी चीज़ को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आपको 2 चीज़ों को लेके डाउट आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या क्या है? पहली बात तो आप जो गुड्स या सर्विस आप जो सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या फिर सर्विस जो आप सप्लाई कर रहे हो, आपको ये कंफर्म करना है कि वो सप्लाई जो टैक्सेबिलिटी में आने के लिए वो सप्लाई बनती है या नहीं बनती, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म करना है। और अगर आपने ये कंफर्म कर लिया तो आपको ये भी देखना पड़ सकता है कि भाई उस पर रेट क्या लगने वाला है। आप रेट को लेके श्योर नहीं हो तो भाई इस केस के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विद द प्रॉपर ऑफिसर, इसको हम पीओ बोल देते हैं, प्रॉपर ऑफिसर। अब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी। इस एप्लीकेशन के फाइल करने के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर ये प्रॉपर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका प्रोविजनल असेसमेंट कर दे, जिसको हम पीए बोल देते हैं यहाँ पर। प्रोविजनल असेसमेंट जो आपका यहाँ पर कर दिया जाए। अब उसके कॉन्सिक्वेंटली क्या चीज़ होने वाली है कि देखो, अगर आपको मान लिया आपको रेट का आइडिया नहीं है, आपको कन्फ्यूज हो, तो उस केस में क्या होगा कि भाई आपको लगता है कि भाई 12% हो सकता है, 13% हो सकता है, 15% हो सकता है, 18% हो सकता है, कोई भी रेट हो सकता है। आपको उन चीज़ों को लेकर डाउट है। अब आपको यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर ये एक रेट दे दिया जाएगा कि ठीक है आप 18% के रेट से टैक्स भर दो, ठीक है, या फिर 12% के रेट से आप टैक्स भर दो, ठीक है। हो सकता है कि वो 18% भी हो, तो भाई ऐसे ही आपको अलाउ नहीं कर देगा। उन प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको टैक्स भरने के लिए आपसे सिक्योरिटी ली जाएगी, आपसे बॉन्ड सबमिट कराया जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी उसकी वैल्यू बनेगी उस वैल्यू का आपसे बॉन्ड सबमिट करवाया जाएगा। बॉन्ड में आप मैक्सिमम 25% तक उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ यहाँ तक हो जाएगी। तो ये हुआ, इस पॉइंट तक आपका प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट। बेसिकली हुआ क्या, आपने एप्लीकेशन करी, एप्लीकेशन के 90 डेज़ के अंदर अंदर प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया गया, आपको एक रेट बता दिया गया, एक बॉन्ड और एक सिक्योरिटी आपसे रखवा के, ठीक है। अब देखो, जहां पर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है वहां पर दिस इज डेफिनेट कि एक फाइनल असेसमेंट भी होना ज़रूरी है, बिना उसके प्रोविजनल असेसमेंट अधूरा है। तो चलो अब चलते हैं हम फाइनल असेसमेंट वाले पॉइंट पे। फाइनल असेसमेंट के केस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई देखो, इस पॉइंट से जहां प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, इस पॉइंट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि क्या इतना रिजिड है कि भाई 6 मंथ्स के अंदर ही आपको फाइनल असेसमेंट करना पड़ेगा? तो बेसिकली यहाँ पर भी कहा गया है कि ठीक है आप एक्सटेंड कर सकते हो 6 मंथ से। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट एक्सटेंड कर सकता है 6 मंथ से, अगर जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो, ठीक है। 4 ईयर्स तक भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कमिश्नर ऑफ द कमिश्नर चाहे तो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर वैसे मोटा मोटा हो जाना चाहिए आपका फाइनल असेसमेंट, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो 6 मंथ्स एक्सटेंड हो जाएगा बाय जेसीएसी। और अगर 6 मंथ में भी नहीं हो पाया तो कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है 4 साल तक भी उस पीरियड को। तब तक आपकी बॉन्ड और सिक्योरिटी उनके पास रखी रहेगी, ठीक है। अब बात हुई कि फाइनल असेसमेंट यहाँ पर चलो जिस भी टाइम पे हुआ हो गया। अब क्या होने वाला है? अब क्या हुआ कि आपने पहले टैक्स भरा था 12% से, अब उसका टैक्स रेट फाइनल असेसमेंट में निकल के आ गया 18% से। तो क्या हुआ, यहाँ पर बन गया क्या, डिफरेंस बन गया कितने परसेंट का? डिफरेंस यहाँ पर बन गया हमारे सामने 6% का। अब 6% सरकार को आपसे वसूलने हैं, ठीक है। उसी के लिए ये बॉन्ड एंड वो सिक्योरिटी रखवाई गई थी, ठीक है, कि टू बी श्योर कि सरकार आपसे वो पैसा वसूल सके। नाउ ऐसे ही नहीं वसूलेगी,
सूद समेत सरकार आपसे पैसा वापस लेगी। अब उसका इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा? जिस दिन आपने एप्लीकेशन करी थी उस डेट से जब तक फाइनल असेसमेंट होगा तब तक के लिए आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब देखो, अगर कमिश्नर चाहे और उसको 4 साल तक एक्सटेंड कर दे तो हो सकता है आपको 4 साल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाए। तो ये कितना गलत हो जाएगा ना आपके लिए, बट यही है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक दूसरी सर्कमस्टांस ये भी हो सकती है कि आपको 12% से अलाउ कर दिया गया था और रेट निकल के आया सिर्फ और सिर्फ 10%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6% आपको गवर्नमेंट को नहीं देने हैं, 2% आपने गवर्नमेंट से लेने हैं। तो भाई देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई एप्लीकेशन की डेट से मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सरकार इतना पैसा देने के लिए तैयार कभी नहीं होती। अब सरकार ने क्या बोला उसके बाद कि भाई देखो, अगर तुम्हें पैसा वापस चाहिए, ये 2% के ऊपर अगर तुम्हें वापस चाहिए तो एक रिफंड के लिए एप्लीकेशन करो, ठीक है। और अगर हम उस रिफंड की एप्लीकेशन की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर पैसा नहीं दे पाए तो उसके बाद वाले पीरियड पर हम इंटरेस्ट देंगे। कितना? वो भी ओनली 6%, मार्जिनली बिलो द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने किया। ओके, तो भाई देखो, ये था पूरा का पूरा प्रोविजनल असेसमेंट। बेसिकली क्या हुआ, आपको 2 क्वेश्चंस थे, सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी, टैक्स रेट कितना लगेगा। उन 2 क्वेश्चंस को पूछने के लिए आप गए प्रॉपर ऑफिसर के पास, उसने आपके लिए प्रोविजनल असेसमेंट कर दी 90 डेज़ के अंदर अंदर। अब जहाँ प्रोविजनल असेसमेंट हुई है, फाइनल भी होना ज़रूरी है। फाइनल हुई, रेट कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा? रेट कम निकला तो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी विद इंटरेस्ट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। और अमाउंट का जो बैलेंस है, डिफरेंस है, वो गवर्नमेंट आपको विद इंटरेस्ट पे करेगी, जो कि है ओनली 6%। और अगर आपको फालतू पैसा देना हुआ गवर्नमेंट को, तो उस केस में एप्लीकेशन की डेट से लेके फाइनल असेसमेंट की डेट तक, और या फिर एप्लीकेशन की डेट से लेके जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट के ऊपर, उस डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर। तो गाइज, ये था प्रोविजनल असेसमेंट का टॉपिक। ये हमारे पास कवर हो गया है सेक्शन नंबर 59 एंड सेक्शन नंबर 60। तो चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, हाँ, जब फाइनलाइज आपका हो जाएगा और आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो भी आपने डिपॉजिट करी थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। आप वहाँ से फ्री हो जाओगे, आप इससे बाहर निकल चुके हो अब, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 61 की। सेक्शन नंबर 61 जो कि है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे लेते हैं इसको। आपने रिटर्न फाइल करी, आपने रिटर्न है, ठीक है। अब या तो आपने फाइल करी है या फिर आपने फाइल नहीं की है। ये 2 सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर तो आपने रिटर्न फाइल करी है तो आपकी रिटर्न जो फाइल हुई है वो आ सकती है स्क्रूटनी में। आपने अगर असेसमेंट किया है, अपना रिटर्न फाइल करी है, तो वो स्क्रूटनी में आ सकती है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट को आप पे डाउट हुआ तो आपका स्क्रूटनी में आ सकता है, आपका पूरा का पूरा ऑडिट किया जा सकता है। दूसरा सिचुएशन ये बनती है कि भाई आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो उस केस के अंदर जो फाइल ही नहीं हुई चीज़, वो स्क्रूटनी तो नहीं हो सकती उसकी। तो उस केस में क्या होगा कि आपने असेसमेंट नहीं किया, तो असेसमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट कैसे करेगी? अगर कोई भी आपको किसी चीज़ का रेट नहीं पता तो आप क्या करते हो? अपना अंदाज़ा लगाते हो ना, अपना बेस्ट जजमेंट लगाते हो ना। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट करने वाली है, बेस्ट जजमेंट लगाने वाली है, अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो चीज़ करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। अगर आपने असेसमेंट किया है अपना, तो उस आपके करे हुए असेसमेंट को स्क्रूटनाइज कर सकती है गवर्नमेंट। अगर आपने असेसमेंट नहीं किया तो आपके लिए अपने हिसाब से गवर्नमेंट जजमेंट दे सकती है, और वो आपको फिर मानना पड़ेगा, अनलेस यू हैव प्रूफ एंड डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव कि भाई हाँ आपका जजमेंट गलत है, मैं सही हूँ, और आपको जो भी फाइन पेनल्टी और इंटरेस्ट जो बनता है आप वो पे करें, और फिर आप इस बेस्ट जजमेंट से बच सकते हैं। बट अदरवाइज आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बनती हैं। सेक्शन नंबर 61 डील करता है हमारे पास स्क्रूटनी को लेके, सेक्शन नंबर 62 डील करता है हमारे पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को लेके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि भाई आपका, और अब स्क्रूटनी की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई आपके डॉक्यूमेंट उठाए गए, आपके डॉक्यूमेंट को उठाते ही उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिली, उसमें शक हुआ, डिपार्टमेंट को शक हुआ कि भाई इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि भाई आपके स्क्रूटनी के लिए आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है स्क्रूटनी में, तो भाई आपको
आपको नोटिस भेज दिया जाएगा और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि भाई जो त्रुटि में मुझे गलत लग रहा है क्या वो सही है, क्या मुझे सही लग रहा है, तो मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि मैं क्यों गलत हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका पीरियड ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो सकता है। और उसके बाद और वो जो नोटिस आपको दिया जाएगा गाइस, वो जो नोटिस आपको दिया जाएगा, शुरू से करते हैं। सेक्शन नंबर 61 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, उसको कुछ गड़बड़ नज़र आई तो उसने आपको नोटिस भेजा, ठीक है। उस नोटिस में ये बताया कि नोटिस की डेट से 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे आप एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। और साथ में ये ध्यान रखना कि जो नोटिस भेजा जाएगा उसमें प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आपका टैक्स कितना बनने वाला है, आपका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ सकता है आपको इसके ऊपर, आपकी पेनल्टी इसके ऊपर कितनी बनेगी। इन सब चीज़ों को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा कि ताकि भाई सामने वाले इंसान को, जो असेसी है, उसको इस चीज़ की ग्रेविटी समझ में आए कि भाई जो नोटिस आया है मेरे ऊपर कितना दंड लग सकता है, मुझे इस चीज़ को सीरियसली लेना है, मुझे आगे रिस्पॉन्ड करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट को देनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब अगर मान लो आपने रिप्लाई कर दिया, आपने गवर्नमेंट को 30 डेज़ के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया, तो 2 चीज़ आप रिप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ कि आपने एक्सेप्ट ही कर लिया, ठीक है। नोटिस के बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, जो आप कह रहे हो वो सही है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो आप अपना इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें पे कर दो, जो भी डिस्क्रिपेंसी से आई है उसकी आप कर दोगे पेमेंट, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि भाई आप एक्सप्लेनेशन पे कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन भेज सकते हो कि भाई आप क्यों गलत हो और मुझे क्यों लगता है कि मैं सही हूँ, उस चीज़ की आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब इन चीज़ों के बेसिस पे देखो भाई, गवर्नमेंट अपना प्रॉपर ऑफिसर है, उसको डेटा मिला, डेटा स्क्रूटनाइज किया, उसको गड़बड़ लगी, एसएससी से पूछा, एसएससी या तो मान जाएगा, मान गया तो इंटरेस्ट और फाइन जो भी है वो पे कर देगा, नहीं मानेगा तो एक्सप्लेनेशन देगा। अब उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे और जो मुझे गड़बड़ लगी थी उसके बेसिस पे आई डिसाइड कि मुझे किस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेना है, और वो एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं वो लेट मी टेल यू। ये एक्सप्लेनेशन सिचुएशन में होगा जहाँ उसने एक्सप्लेनेशन दी कि भाई मैं क्यों गलत नहीं हूँ। अब जो है ऑफिसर वो डिटरमाइन करेगा कि क्या ये सही कह रहा है, क्या ये कह रहा है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, क्या ये सही में गलत नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन करूँगा मैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या आएगी कि मैं उसका ऑडिट करवाऊँगा सेक्शन नंबर 65 के अंदर, ऑडिट करा दूंगा उसका मैं सेक्शन नंबर 65 के अंदर, ठीक है। या फिर कुछ मैटर मेरे को थोड़ा और सीरियस लगा तो भाई मैं स्पेशल ऑडिट भी करा सकता हूँ सेक्शन नंबर 66 के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पॉइंट आता है कि मैं इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर भी करा सकता हूँ उसका सेक्शन नंबर 67 के अंदर, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर सेक्शन नंबर 67 के अंडर। और फोर्थ पॉइंट मेरे पास आता है कि मैं उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू करा सकता हूँ सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 के अंदर, सेक्शन नंबर 73 एंड 74। देखो ऑडिट, स्पेशल ऑडिट और इंस्पेक्शन, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अगर मान लो मैटर थोड़ा और सीरियस है तो भाई वो ऑडिट ढंग से नहीं कराएगा मुझे लगता है, तो उस केस के अंदर मैं सीधा बोलूँगा कि भाई उसकी दुकान पे, उसके बिजनेस पे जाओ, सर्च करो, सीज करो, डॉक्यूमेंट्स को लेके आओ और उसकी चीज़ों को इंस्पेक्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो थोड़ा सा मैटर ज़्यादा सीरियस है, फाइनेंशियल मैटर अच्छा है, तो स्पेशल ऑडिट में करा सकते हैं उसका, और नॉर्मल ऑडिट भी कराया जा सकता है अंडर सेक्शन नंबर 65। ये जो लास्ट सेक्शन है ये डील करता है सेक्शन नंबर 73 एंड 74 रिगार्डिंग डिमांड एंड रिकवरी, जिसको आगे के फर्दर चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, इंटरेस्ट लगाया जाता है, सारी चीज़ें लगाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेज। फॉर एग्जांपल दिस डील्स विद वो सर्कमस्टांसेज जहाँ पर फ्रॉड नहीं किया है बट कुछ गलतियाँ हुई हैं, और सेक्शन 74 डील्स विद वो सर्कमस्टांसेज जहाँ पर फ्रॉड किया गया है, प्रॉपर डिफ्रॉड किया गया है, यानी कि आपकी इंटेंशन ही थी टैक्स की चोरी करना, पैसा बचाना अपना। तो भाई ये सारे एक्शंस वहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो भाई देखो ये वाला पॉइंट हो गया सेक्शन नंबर 61 कंप्लीट। स्क्रूटनी की हम बात कर रहे थे, नोटिस भेजा जाएगा 30 दिन के अंदर, वो या तो एक्सेप्ट कर लेगा और इंटरेस्ट पे कर देगा, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन दे देगा। एक्सप्लेनेशन को मिलने के बाद उसके बाद भी उसको अगर डाउट रहता है एसएससी प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो ऑडिट करा सकता है, स्पेशल ऑडिट करा सकता है, इंस्पेक्शन करा सकता है और डिमांड एंड रिकवरी वाले प्रोसीजर तक भी जा सकता है। अब बात आती है कि भाई असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स, सेक्शन नंबर 62 जो हमने बात की थी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसका होने वाला है, ये उन केसेस में उनका होने वाला है जिन्होंने टैक्स असेसमेंट अपना खुद का नहीं किया,
कौन कौन लोग हो सकते हैं वो? पहली बात तो जिन्होंने फेल्स टू फर्निश रिटर्न, फेल्स टू फर्निश रिटर्न्स अंडर सेक्शन नंबर 39, ये कौन सी है? क्वार्टरली या फिर आपकी मंथली रिटर्न्स, या फिर सेक्शन नंबर 45 और ये कौन सी है आपकी? एनुअल रिटर्न्स। या फिर दूसरा इंसान कौन हो सकता है? जिसने उसको नोटिस दिया गया प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू और उस नोटिस के बाद भी उसने उसकी अपनी असेसमेंट नहीं की अंडर सेक्शन नंबर 46। अब ऐसे लोगों का हो जाएगा हमारे पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नाउ द पॉइंट इज कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर किया जा सकता है? तो भाई फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल फॉर 2022 एंड 23 अगर हम बात करें और उसका असेसमेंट ईयर कब एंड हो रहा है? उसकी लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ असेसमेंट क्या होनी चाहिए थी? 31 दिसंबर मान लो, ठीक है, 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट होनी चाहिए थी, 31 दिसंबर और 2023। तो भाई इस डेट से लेके 5 ईयर्स यानी कि 31 दिसंबर 2028 तक, इस डेट तक के जो पीरियड है में जो फॉल करने वाली चीज़ें हैं उनको लेके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सो यहाँ तक यही पॉइंट था। अब एक पॉइंट यह आता है कि चलो ठीक है, हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, ऑर्डर पास कर दिया, तो क्या इसको विड्रॉ किया जा सकता है? तो द पॉइंट इज कि भाई अगर मान लो वैलिड रिटर्न फाइल कर दी गई है विद इन 60 डेज, ये नोटिस भेजा गया, ठीक है, इस नोटिस के भेजने के 60 डेज के अंदर अंदर जो असेसी है उसने एक वैलिड रिटर्न फाइल कर दी है। वैलिड रिटर्न यानी कि सब कुछ अब सही भी लग रहा है कि भाई ठीक है, इसने कुछ गड़बड़ नहीं की है, इसकी इंटेंशन भी कुछ गलत नहीं थी, तो उन केसेस के अंदर इसको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस के बारे में। सेक्शन नंबर 63 बात करता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस, ये बात करता है सेक्शन नंबर 63। अभी तक हमने सारी की सारी बातें करी रजिस्टर्ड पर्संस को लेके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनरजिस्टर्ड पर्संस। तो भाई अब इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात तो सेक्शन 73 एंड सेक्शन नंबर 74 जो फ्रॉड और इन सब चीज़ों को लेके बात करता है, इनको हटा दो, डिमांड एंड रिकवरी वाली चीज़ों को हटा दो। उसके अलावा कोई भी इंसान अगर मान लो फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, या फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई कोई भी चीज़ें हुई है कि उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा था लेकिन उसने कॉन्ट्रावीन किया किसी भी प्रोविजंस को, ठीक है, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी थी और उसने एक काफ़ी लंबे पीरियड तक उसने बियॉन्ड 3 मंथ्स उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास कि भाई कोई और रजिस्टर्ड पर्सन और उसने कुछ और मतलब जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है उस प्रेस्क्राइब टाइम तक उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी। बेसिकली रिटर्न पे पूरा फोकस है इस चीज़ों के ऊपर यहाँ पर। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कौन लेते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं कुछ टाइम के लिए बिजनेस करने के लिए, और उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी 6 मंथ्स तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। तो भाई किस और आगे लास्ट पार्ट आता है हमारे पास कि उसने रजिस्ट्रेशन लिया था लेकिन बाय वे ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसने वो रजिस्ट्रेशन अपना लिया था। तो भाई हमने कैसे कैसे लोग देखे। पहली बात तो ये एक पॉइंट अलग हो गया जिसने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। अब बात आती है कि लिया, लेकिन पहली बात तो लेने के बाद भी किसी ना किसी लॉ को कंट्रावीन कर दिया। कॉम्पोजिशन स्कीम ली तो 3 महीने तक उसका रिटर्न नहीं फाइल किया क्योंकि उसकी मंथली रिटर्न जाती है। और कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन था और कुछ प्रेस्क्राइब पीरियड तक उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या फिर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ऐसे इंसान को नोटिस भेजा जा सकता है और उसको रिप्लाई करना पड़ेगा 15 डेज़ के अंदर अंदर। यहाँ पर अलग है थोड़ा सा कि भाई इसको जो नोटिस भेजा गया है, देखो शुरू में हमने सबसे पहले देखा स्क्रूटनी के अंदर आपको 30 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्ड करना था। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर आपको 60 डेज़ के अंदर इन्फॉर्म करना था। तो पहले डबल हुए और फिर डिवाइडेड बाय 2 हो गए, ठीक है, यानी कि स्क्रूटनी के बाद 30 से 60 हो गए। लेकिन
जहाँ बात आई अनरजिस्टर्ड पर्सन की तो उनको बहुत कम टाइम दिया गया, तो वहाँ पर 30 से 15 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस दिया गया 15 डेज़ का, 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करो। तुम जैसे लोगों के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी ढंग से नहीं ले सकते तुम लोग, ठीक है। अब ये सेम चीज़ ये भी 5 साल तक की जा सकती है, जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में ये चीज़ हमने देखी थी, सेम मैनर में 5 ईयर्स तक इस चीज़ को किया जा सकता है, ऐसे लोगों के पास नोटिस भेजा जा सकता है। एक पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 64 जो कि बात करता है समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। अब ये किन केसेस में होता है कि भाई अगर मान लो जो एडिशनल कमिश्नर है या फिर कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, इनको क्या लगता है कि भाई इनके पास प्रॉपर एविडेंस है कि भाई जो टैक्सेबल पर्सन है उसने कोई लाइबिलिटी इनकर करी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और कि भाई कोई पर्सन है जिसने लाइबिलिटी इनकर करी है, प्लस उनको लगता है कि अगर मान लो जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर डिसीजन नहीं लिया, उसको नहीं पकड़ा, तो भाई एडवर्सली अफेक्ट करेगा वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो उस केस के अंदर समरी असेसमेंट की जा सकती है। तो समरी ऑर्डर में भी विड्रॉन बाय द, और दूसरी बात, ये जो समरी ऑर्डर पास किया गया है, ये समरी ऑर्डर विड्रॉ भी किया जा सकता है अगर विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, अगर मान लो टैक्सेबल पर्सन 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करने के, यहाँ पर नोटिस पीरियड कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि हमने ऑर्डर पास करा है, हम नोटिस नहीं दे रहे हैं, हमने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, समरी असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दो, समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, ठीक है। उस ऑर्डर के पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर अगर मान लो टैक्सेबल पर्सन एक एप्लीकेशन फाइल करे, यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अगर वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो उस केस के अंदर उस चीज़ को विड्रॉ कर लिया जाएगा, या फिर ऑन हिज ओन मोशन ऑफिसर भी डिसाइड कर सकता है, ये तो एसएससी का पार्ट था, ठीक है। और ऑन हिज ओन मोशन ऑफिसर भी ये चीज़ डिसाइड कर सकता है कि भाई इस चीज़ के अंदर कि भाई वो एरोनियस है, या फिर ये जो ऑर्डर था ये ऑर्डर एरोनियस है, किन किन केसेस में, या फिर जो ये जो प्रोसीडिंग्स है ये यहाँ नहीं, ये सेक्शन नंबर 73 या 74 में की जानी चाहिए, तो वहाँ पर इस चीज़ को विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर था समरी असेसमेंट वाला पॉइंट हमारे पास। अब बात आती है भाई, लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, हम पहुँच गए हैं ऑडिट के ऊपर, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा आ गया है ऑडिट। तो भाई देखो, ऑडिट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज और स्पेशल ऑडिट। अब इसमें क्या होता है, जो टैक्स अथॉरिटीज, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज है सेक्शन नंबर 65, ये है सेक्शन नंबर 66। तो जो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज है, ये जो अथॉरिटीज हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, वो खुद जाके ऑडिट करते हैं उसकी रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाकर। तो भाई कमिश्नर है या उनके या फिर कोई भी अदर ऑफिसर है ऑथराइज बाय हिम में अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। पहली बात तो ऑडिट में भी कंडक्टेड एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस, उनके प्लेस ऑफ किसी भी पर्सन का ऑडिट किया जा सकता है, उनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके किया जाएगा, ठीक है। 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा उस इंसान को कि भाई तेरा ऑडिट होने वाला है, 15 डेज नोटिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि भाई ऑडिट जो है वो खत्म भी करना है आपको कितने टाइम के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर ऑडिट कंक्लूड करना है। आप अब डिपार्टमेंट वाले हैं, ऑफिसर्स हैं, भाई उनकी भी वैल्यू है कुछ, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि एक साल भर एक ही रजिस्टर्ड पर्सन के पास बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको फटाफट 3 महीने के अंदर अंदर उसका ऑडिट खत्म करना है। एक्सटेंडेबल टाइम भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स का एक्सटेंडेबल टाइम आपको मिल सकता है। और जैसे ही कंक्लूजन होगा तो भाई जितनी भी जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी आपको उस ऑडिट में मिलेगा, वो जाके उस एसएससी को बता दो जिसका कच्चा चिट्ठा वो सब कुछ है, ठीक है। और अगर मान लो पूरे ऑडिट के बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि भाई चलो ठीक है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करना जरूरी है अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74, तो वो भी करी जा सकती है। तो बेसिकली ऑडिट कौन करता है? टैक्सेशन अथॉरिटीज़। ऑडिट कहाँ होगा? प्लेस ऑफ बिजनेस पे। नोटिस कितने पीरियड का होगा? 15 डेज़ का। कितने टाइम में ऑडिट हो जाना चाहिए?
3 मंथ्स के अंदर अंदर, एक्सटेंशन कितना मिलेगा 6 मंथ्स का। जो भी प्रोसीडिंग आएगी, जो भी फाइंडिंग आएगी, वो एसएससी को बताया जाएगा। अगर इन चीज़ों की वजह से, फाइंडिंग्स की वजह से ऐसा लगता है कि 73 एंड 74 में प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो भी करी जा सकती है। तो भाई दिस वॉज सेक्शन 65 नॉर्मल ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है स्पेशल ऑडिट। ये सारी वो चीज़ें हैं गाइस जो आपको याद होगा कि भाई एक्सप्लेनेशन सही ना मिलने पर स्क्रूटनी के टाइम पे स्पेशल ऑडिट भी कराया जा सकता था, खुद भी ऑडिट करके आया जा सकता था। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स थे? इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर एंड 73 एंड सेक्शन नंबर 74। तो भाई इस चैप्टर में आपने देखा होगा हर जगह से आप निकल के जा रहे हो, अब एंड में 73 74 तक जरूर पहुंच रहे हो। वो आपको डिमांड एंड रिकवरी पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बट बेसिकली द पॉइंट इज़ कि वहाँ पर आपके लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी डिटरमाइन होती है कि आप अगर फ्रॉड कर रहे हो तो आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी क्या लगने वाली है, और अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है, आपसे गलती हुई है, तो आप पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी क्या लगने वाली है। खैर, इस टॉपिक पर भी ध्यान देते हैं, वो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, कॉल बैक भी कराऊंगा इस चैप्टर का, रेस्ट एश्योर्ड। अब अगर मान लो स्क्रूटनी करते समय या इन्वेस्टिगेशन करते समय प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर एसएससी का वो ऑडिट, स्पेशल ऑडिट किया जाना चाहिए, तो वो किया जा सकता है। और जो एसएससी है वो खुद नॉमिनेट करेगा, ऑब्वियस ही बात है ना, अपना ऑडिटर थोड़ी लेके आ सकता है, वो खुद नॉमिनेट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर खुद नॉमिनेट करने वाला है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, ठीक है, ऑडिट करने के लिए। इस ऑडिट को कंक्लूड करने का टाइम पीरियड है 90 डेज, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है विद प्लस 90 डेज। तो भाई देखो, डिपार्टमेंट थोड़ा सा ढीला है, उनको 3 महीने चाहिए थे, एक्सटेंशन 6 महीने का चाहिए था। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो जल्दी कर सकते हैं, तो उनको 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। और फर्दर टाइम मांगोगे तो 90 दिन देंगे, उससे ज़्यादा हम तुम्हें नहीं देने वाले, ठीक है। और चाहे अब देखो, एसएससी बोल सकता है कि सर देखो मेरे अकाउंट्स तो ऑलरेडी ऑडिटेड है, ठीक है, मैंने ईवाई से, बिग 4 से ऑडिट करवा रखा है, ठीक है, अब मेरे को दोबारा क्यों छेड़ रहे हो आप? तो भाई उस केस के अंदर भी ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। सेक्शन 66 साफ बोलता है कि आपने पहले ऑडिट करा भी रखा हो, ये हमारा ऑडिट है, ये हम करा रहे हैं हमारी मर्जी से, तो तुम्हारे ऑडिट को हम देखने वाले भी नहीं हैं। और इसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी 73 एंड 74 की प्रोसीडिंग्स को भी शुरू किया जा सकता है। तो भाई ये था एक नन्ना मुन्ना सा चैप्टर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, चाहे छोटी मोटी ही चीज़ें सही, बट एक रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड का आपको लिंक मिला है इन चीज़ों से। आपको पता है कि भाई असेसमेंट कैसे होता है, अब स्क्रूटनी कैसे आ सकती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का क्या सीन होता है, और ऑडिट किस किस टाइप का कराया जा सकता है, कौन कौन कराता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ के आपके लिए क्लियर हो गई हैं। अब इतना पढ़ने के बाद इट इज़ सफिशिएंट, एक बार आप रीडिंग दे देना, और कोई भी क्वेश्चन इसका आएगा सामने, आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। एमसीक्यू में भी यार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल ऑडिट कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, या एक्सटेंशन कितना मिल सकता है, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की टाइम लिमिट क्या है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड या इग्नोर मत करो, पढ़ के चलो, एग्जाम में रिस्क नहीं लेना है। आई होप ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। वैसे आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छे समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।